हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण। ये कक्षा 4 की पर्यावरण की पुस्तक है, कार्य पुस्तिका। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे खेत से बाजार तक। तो सबसे पहले हम इसमें जो है देख लेते हैं अनुक्रमणिका में कौन सा चैप्टर है। ये खेत से बाजार तक, ये हमारा है चैप्टर 5, खेत से बाजार तक, पेज संख्या 37 से 44 पर है। तो इसमें देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में कीजिए। तो इसमें दिया गया है ज्वार, गेहूं, चना, भिंडी, धान, करेला, मटर, खीरा, बाजरा, सरसों और तरबूज। तो ये सब जो फसल दिए गए हैं इनको हमें वर्गीकरण करना है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद की फसल है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ज्वार हमारा ये खरीफ में आएगा, तो इसको हमने खरीफ में लिख दिया है। इसके बाद आता है गेहूं रबी की फसल है, इसको हमने गेहूं लिख दिया है। इसके बाद आता है चना भी रबी की फसल है। भिंडी जो है ये खरीफ की फसल है। तो इस तरह से हम इसमें जितने भी फसल दी गई हैं, जितनी भी फसलें दी गई हैं उनको हम सही बॉक्स में लिख देंगे, यानी रबी, खरीफ, जायद की फसल को अलग अलग लिख देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब रबी की फसलें हैं और भिंडी, बाजरा, ज्वार, धान ये सब खरीफ की फसलें हैं। और आगे आता है जायद की फसलें। तो जायद की फसलों में आ जाता है करेला, खीरा, तरबूज। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि मिट्टी की जांच करने से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का पता चल जाता है, जिसको पूरा करके खेती की उपज बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मिट्टी की जांच कर लें और उसमें किस पोषक तत्व की कमी है और उस कमी को पूरा करने के बाद अगर हम फसल को उगाते हैं, कोई भी खेती करते हैं, कोई भी फसल उगाते हैं, तो उसकी उपज को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन सी कारक आवश्यक हैं। तो इसमें देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सिर्फ गर्मी, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि गर्मी, पानी, हवा, खनिज लवण और सूक्ष्म जीव, और आगे दिया गया है कि सिर्फ पानी। इसके बाद आता है द ऑप्शन में दिया गया है कि हवा और पानी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि अगर हमें ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं, तो उसमें आ जाएगा गर्मी भी आवश्यक है, पानी, हवा, खनिज लवण और सूक्ष्म जीव। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4, खेती करने से पहले मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अच्छी उपज के लिए खेती करने से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना जरूरी होता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए ट्रैक्टर और इसमें क्या दिया गया है, मावन दिया है, बैल चालित हल का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद केचुआ भी इसका एक प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न दिया गया है, फिर खेत से बाजार तक, उसी में अगला पार्ट दिया गया है। पहला प्रश्न है कि बीजों की जांच बोने से पहले क्यों करनी चाहिए, इन्हें किस तरह से जांचना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि बीजों की जांच बोने से पहले इसलिए आवश्यक है जिससे अच्छे बीज का पता चल जाता है और बीजों का अंकुरण अधिक होता है। बीजों को जांचने के लिए बीज पानी में डालते हैं, अच्छे बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं और जबकि खराब बीज पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे बीज और खराब बीज की पहचान करके बीजों को बो सकते हैं, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। आगे आता है प्रश्न संख्या 2, क्या पालिश किए चावल से नया पौधा तैयार हो सकता है। कारण सहित लिखिए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पालिश किए हुए चावल में चावल की बाहरी परत निकल जाती है, जिससे चावल का नया पौधा तैयार नहीं हो सकता। केवल धान से ही नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए चित्र में किसान क्या कर रहा है।
तो हमें चित्र को देखने से पता चल रहा है कि किसान इसमें जो है खाद का छिड़काव कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में किसान खेत में खाद का छिड़काव कर रहा है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नंबर ख है, गन्ने की बुआई किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो गन्ने की बुआई अच्छी उपजाऊ मिट्टी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर और कम से कम 0.75 सेंटीमीटर रखा जाता है। यानी कम से कम जो पंक्ति की लंबाई हो 90 सेंटीमीटर या 0.75 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसके बाद गड्ढा बनाकर गन्ने का टुकड़ा रखकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे टुकड़े मिट्टी में अच्छे से दब जाएं। यहाँ पर हम एक बार इसको समझ लेते हैं। जो हमने यहाँ पे 0.75 सेंटीमीटर जो गन्ने का टुकड़ा होता है, ये तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी हो गई, और जो गन्ने का टुकड़ा रखा जाता है उसकी दूरी जो है कम से कम 0.75 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। नीचे बीज के पौधे के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, उन चरणों को क्रम से लिखिए। तो इसमें पहला चरण हमारा होता है बीज, और बीज को बोने के बाद ये हमारा हल्का सा अंकुरण निकलता है, तो ये दूसरा चरण हो गया। इसके बाद तीसरे चरण में हम देखते हैं कि ये बीज से थोड़ा सा ये बीज जो ऊपरी परत होता है, बीज का जो ऊपरी परत होता है वो थोड़ा सा अलग होने लगता है। और इसके बाद ये हमारा आ जाता है चौथा चरण, और चौथे चरण के बाद ये हमारा आ जाएगा पाँचवा चरण। पाँचवें चरण में हमारी पत्तियाँ निकल आती हैं, और चौथे चरण में आधी पत्तियाँ निकली रहती हैं और बीज उसी में लगा रहता है। इसके बाद आगे आता है खेत से बाजार तक, उसी का अगला पार्ट दिया गया है कि बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढकना चाहिए। यानी कि बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढकना चाहिए, यानी बीज को मिट्टी में क्यों ढकना चाहिए। तो बीजों को बोते समय मिट्टी में इसलिए ढका जाता है, यानी मिट्टी से उसको इसलिए ढका जाता है जिससे बीजों का समय से अंकुरण व विकास हो सके। आगे आता है प्रश्न संख्या 2। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों जरूरी है। तो सिंचाई का अर्थ खेतों को पानी देना होता है। यह जमीन को नमी प्रदान करता है। इससे मिट्टी में खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं संभव होती हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या 3। बीज बोने के बाद पहली सिंचाई या सामान्य सिंचाई सभी फसलों के लिए अलग अलग समय पर क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि सभी फसलों को पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे धान और गन्ने में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि सब्जियों में कम। आगे है, इसी में अगला पार्ट दिया गया है खेत से बाजार तक। इसमें चित्र दिखाए गए हैं, ये 2-3 चित्र इसमें दिखाए गए हैं किताब में। तो चित्र पहचान कर सिंचाई प्रणालियों के नाम एवं उनके बारे में हमें लिखना है। तो हम पहले में देखते हैं कि ये पानी की जो धार निकल रही है, तो इसमें ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि फव्वारा द्वारा खेतों की सिंचाई हो रही है। तो इसमें हम इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इस चित्र में फव्वारा द्वारा जल से सिंचाई दिखाया गया है। यह पानी भूमि पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। और दूसरे में यहाँ पे दिया है कि इस चित्र में नहर के पानी द्वारा सिंचाई दिखाया गया है। यह सिंचाई का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नहरों से ही सिंचाई होती है। तो नहरों का जो महत्वपूर्ण अंग है, नहर से जो सिंचाई होती है, वो सिंचाई का महत्वपूर्ण अंग है। आगे आता है कि यह चित्र में यह ट्यूबवेल दिखाया गया, ट्यूबवेल से पानी निकलते हुए दिखाया गया है। तो यह प्रणाली ट्यूबवेल सिंचाई प्रणाली कही जाती है। ट्यूबवेल से सिंचाई मोटर लगाकर की जाती है। आगे आता है प्रश्न संख्या 2। इसी में फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर है कि कम पानी वाले स्थान में मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे पानी सीधे पेड़ की जड़ में पहुंच जाता है और नमी बनी रहती है। इसी के आगे है कि नंबर 3 है प्रश्न संख्या, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में क्या अंतर है। तो इसका हम पहले देखते हैं कि जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली क्या है। इस प्रणाली में जल स्रोत से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की सिंचाई की जा सकती है। इससे कम जल में अधिक सिंचाई की जा सकती है। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। इस प्रणाली में पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है। इसे टपक सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं।
उसी में अगला पार्ट दिया गया है कि खेत से बाजार तक। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है नंबर 1 कि उर्वरक, और ब्रैकेट में खाद, यानी उर्वरक को ही हम खाद भी कह सकते हैं, किससे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो उर्वरक खाद कृषि में उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके प्रकार निम्न हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, यानी उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें उर्वरक के प्रकार में हमने नंबर 1 यूरिया दे दिया है, नंबर 2 अमोनियम फास्फेट दिया है, नंबर 3 सुपर फॉस्फेट है, नंबर 4 पोटास है, नंबर 5 नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे आता है कि पेड़ पौधों को समय समय पर उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर है कि पेड़ पौधों को भी मनुष्य की तरह समय समय पर अच्छी वृद्धि के लिए खाद अर्थात उस उर्वरक की आवश्यकता होती है। यानी जिस तरह से मनुष्य को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है समय समय पर अच्छी वृद्धि के लिए, उसी प्रकार से खेतों को भी, पेड़ पौधों को भी हमें खाद यानी उर्वरक के रूप में देने की जरूरत होती है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 3, जीवों का नाम देकर किसान मित्र और किसान शत्रु में वर्गीकरण करें और कक्षा में चर्चा करें। यानी इसमें कुछ जंतुओं के नाम दिया गया है, कौन से किसान के मित्र हैं और कौन से किसान के शत्रु हैं। तो चूहे, सांप, दीमक, टिड्डी, चींटियां, मकड़ी, केंचुआ, कौवा, तोता, भंवरा। तो इसमें केंचुआ जो है ये किसान का मित्र है, बाकी जो भी दिए गए हैं वो सारे किसान के शत्रु हैं। यानी चूहे, सांप, दीमक, टिड्डी, चींटियां, मकड़ी, कौवा, तोता, भंवरा आदि ये सब क्या है, किसान के शत्रु हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4 कि चित्र को देखकर बताइए कि कीट पतंगे किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को कीट पतंगों और रोगों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, यहाँ पे देखो ये कीट दिखाया गया है जो कि पत्ती को खा रहा है। तो कीट पतंगे फसलों की पत्तियों को चबाकर नष्ट कर देते हैं और फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कीट पतंगों और रोगों से फसलों को बचाने के लिए रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जैसे मिथाइल आदि। अब इसी के आगे अगला प्रश्न दिया गया है, खेत से बाजार तक में अगला पार्ट दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि मोहित की फसलें खराब हो गई हैं तो नंबर आ दिया गया है कि उसने फसलों में आवश्यक पानी नहीं दिया होगा, और ये बात सही है, अगर आवश्यक पानी नहीं दिया होगा तब भी फसलें खराब हो जाएंगी। उसने फसलों में खाद नहीं दी होगी, ये भी बात सही है। और गा दिया है कि कीट पतंगों ने फसलों को हानि पहुंचाई होगी। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी कि मोहन की फसलों के खराब होने का कारण क्या है, तीनों हैं, का, खा, गा। तो इसमें से हमारा दा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही हैं। आगे आता है कि फसलों की कटाई समय से करना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि फसलों की कटाई समय से करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय से कटाई न करने पर फसल खेत में सड़कर यानी झड़कर नष्ट हो जाएगी। यानी अगर हम समय से कटाई नहीं करेंगे तो वो अपने आप बीज जो है फल को छोड़ देता है और वो चिटक करके उसमें जो सारी फसल है वो झड़कर नीचे गिर जाएगी और ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इस तरह से अगला प्रश्न दिया गया है नंबर 3 कि फसलों की कटाई किन किन तरीकों से की जा सकती है। तो इसका उत्तर है कि फसलों की कटाई मशीन से व हाथ से की जा सकती है। आजकल मशीनों का प्रयोग बहुत किया जाता है फसलों की कटाई के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 4, घरों में अनाज का संग्रह किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि घरों में अनाज का संग्रह टंकियों में, बोरियों में व एयर टाइट डिब्बों में किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 5, घर में अनाज संग्रह करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि अनाज को पूर्णतः धूप में सुखा कर ही रखें। अगला है नमी वाले स्थानों पर कदापि न रखें। और नंबर 3 है कि अनाज में नीम की पत्तियां व कीटनाशक दवाओं का उपयोग अवश्य करें, यानी उसका प्रयोग अवश्य करें। आगे प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए उपकरणों के नाम और उनके कार्य लिखें। तो इसका उत्तर पहले इसमें कल्टीवेटर दिखाया गया है। कल्टीवेटर या ज़मीन की जुताई के लिए प्रयोग की जाने वाली आधुनिक मशीन है। और आगे ये थ्रेशर दिखाया गया है। थ्रेशर से जो है बीज अलग किया जाता है फसलों से। तो यहाँ पे थ्रेशर या फसलों से अनाज व भूसा अलग करने में प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित औजारों को पहचान कर उनके नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पे पहला दिया है कुल्हाड़ी, फिर फावड़ा, फिर दराती या हंसिया हम कह सकते हैं, और ये है खुरपी।
तो यहाँ पे कुल्हाड़ी का प्रयोग काटने में प्रयोग किया जाता है, फावड़ा का प्रयोग खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है, दरांती या हंसिया का प्रयोग अनाज व घास आदि की कटाई में प्रयोग होता है, खुरपी ये निराई करने में प्रयोग होता है। अब आगे आता है खेत से बाजार तक। पहला आता है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति की हानि को कम करने के लिए एक ही खेत में अलग अलग फसल बोना फसल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक खेत में एक ही फसल बार बार नहीं करना चाहिए, इसी कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है कि एक खेत में एक ही फसल बार बार करने से उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि गेहूं के फसल की बुवाई से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। तो इसमें है खेत की जुताई, तो बीज बोना, इसके बाद आता है फसल की सिंचाई करना, इसके बाद आता है खरपतवार निकालना, इसके बाद आता है फसल काटना, फिर अगला चरण आता है तैयार फसल, फिर आगे है मंडी तक पहुँचाना। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, कौन सी फसल रोपाई करके और कौन सी फसल बीज बोकर बोई जाती है, कक्षा में चर्चा करके लिखिए। तो रोपाई करके धान है, प्याज है, बैंगन है, टमाटर आदि, और इसके बाद आता है बीज डालकर गेहूं, चना, जौ, मटर, अरहर, बाजरा, मक्का आदि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।